हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इन्हीं भौतिक प्रदेशों के क्रम में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। बात करें तो थार का मरुस्थल हमने डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। उसके बाद में अब जो हमारा भौतिक प्रदेश रहने वाला है, हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे। जैसा कि बताया था, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हमें पढ़ने होते हैं। 4 में से 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 नंबर का आज हम कंप्लीट कर देंगे, और लास्ट जो 4 नंबर का हमारा बचेगा वो कल कंप्लीट कर देंगे। आगे नेक्स्ट जो 2 बचे हुए हैं छोटे छोटे हैं, आज की क्लास और कल की क्लास में भौतिक प्रदेश हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। @थ्रोन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम आपको मिलेगा। और अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को इंस्टा पेज फॉलो करना है। इंस्टा पेज आपको @हितेश शेरावत सर के नाम से इंस्टा पेज मिल जाएगा इस लोगों के साथ में। तो ये इंस्टा पेज आप सभी को फॉलो करना है। चलिए अब आगे आपको हेडिंग डालनी है। लास्ट क्लास में हमने अरावली के प्रमुख पठारों की चर्चा करी थी। अभी तक पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्लासें यहाँ पर डली हुई हैं, वो आप सभी को देखनी है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप सभी को नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि बार बार इधर उधर भटकने की आप सभी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। कंटिन्यू क्लासें अपनी यहाँ पर रेगुलर क्लासें हो रही हैं। चलिए, लास्ट वाली क्लास आप सभी को जरूर से देखनी है, नहीं देखी है। अरावली हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में अब जो हम चर्चा करेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश की यहाँ पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे। अभी तक हम बात करें तो पहला कौन सा, थार का मरुस्थल। ये वाला जो हिस्सा है थार के मरुस्थल की हम चर्चा कर चुके हैं। सेकंड जो ये रेड वाला आप देख रहे हो, अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ये अरावली श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट 3-4 क्लासों में हमारी अरावली कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में जो ये नेक्स्ट हमारा भौतिक प्रदेश आएगा, ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हो, ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश की कुछ कॉमन बातें हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। उसके बाद में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विभाजन किया गया है अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से, वो विभाजन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसकी कुछ कॉमन बातों की बात करें तो जैसे ये जो भौतिक प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आप देख रहे हो, ये संपूर्ण राजस्थान के 39% भूभाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है दोस्तों? सॉरी, 39% तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, और ये राजस्थान के 23.46% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने भूभाग पर? 23.46% भूभाग पर यह फैला हुआ है। 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति कब रहती है? प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति प्यारे दोस्तों मानी जाती है। इस भौतिक प्रदेश की औसत ऊंचाई हमारे एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो औसत ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर रहती है। औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहने वाली है। यानी कि ऑन एन एवरेज हम देखें तो 250 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहती है दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। खनिजों की दृष्टि से इसे निर्धन प्रदेश कहा गया है, यानी कि खनिज हम यहाँ पर देखें तो नगण्य पाए जाते हैं, ना के बराबर देखने को यहाँ पर प्यारे दोस्तों खनिज मिलते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे दोमट मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं, या वैज्ञानिक भाषा में इसे एल्फीसोल मृदा भी कहते हैं। एल्फीसोल मृदा इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पर कृषि की बात करें तो गहन कृषि की जाती है, और खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक किस भौतिक प्रदेश में होता है? इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में। भौतिक प्रदेश की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से जो हम 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उनमें सबसे अधिक भौतिक खाद्यान्न उत्पादन कौन से भौतिक प्रदेश में होगा? इसमें होगा। और किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। लेकिन क्षेत्र की बात करें, पर्टिकुलर क्षेत्र की, तो खाद्यान्न की दृष्टि से जो घग्गर प्रदेश है या घग्गर क्षेत्र जो हम देखेंगे, वो सर्वाधिक उत्पादन देता है। ठीक है,
जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी ये जनसंख्या की दृष्टि से भी ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको हेडिंग डालनी है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, किस काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी जो उत्पत्ति रहेगी प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किस काल में? प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गंगा और यमुना की नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से। प्लीस्टोसीन काल में गंगा और यमुना नदियों के, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना नदियों के जलोढ़कों द्वारा या लाई गई, गंगा व यमुना नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से, किसकी उत्पत्ति होती है? इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति होती है। दोस्तों यहां पर दो तीन बातें आपको याद रखनी है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, इसके क्षेत्रफल की अगर हम प्यारे दोस्तों बात करते हैं, तो जो संपूर्ण राजस्थान हम देखते हैं, उस संपूर्ण राजस्थान के 23.46% भूभाग में ये फैला हुआ है। कितने? 23.46% भूभाग में इसका विस्तार है। यहां पर इस क्षेत्र में जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या अगर हम यहां पर जनसंख्या की अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें, तो संपूर्ण राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। संपूर्ण राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, यहां पर जो इसकी औसत ऊंचाई बताई थी, कितनी बताई थी दोस्तों? 200 से 300 मीटर। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी रहती है? 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहती है। कितनी रहेगी? 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहेगी, या यूं कहें कि 250 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। कितनी रहेगी? 250 मीटर इस भौतिक प्रदेश की औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। इस भौतिक प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों का अभाव है, और इन चट्टानों के अभाव की दृष्टि से ही इसे खनिज की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहा गया है। यहां पर एक पहला देखते हैं, मृदा की बात करते हैं। इस भौतिक प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए किस तरीके की मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा यहां पाई जाती है। कैसी? जलोढ़ मृदा, या यूं कह लो दोमट मृदा, या यूं कह लो कच्छारी मृदा। कैसी? कच्छारी मृदा, या फिर यूं कह लो एल्फीसोल मृदा। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहेंगे? एल्फीसोल मृदा। क्या कहेंगे? एल्फीसोल मृदा। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? एल्फीसोल मृदा। ये कहां पाई जाएगी? एक बार यहां तक आप नोट करो। यहां तक नोट कर लो एक बार। मृदा कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, या कच्छारी मृदा। इस भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से,
राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, सॉरी जनसंख्या नहीं, जन घनत्व की दृष्टि से। ये क्या हो जाएगा? जन घनत्व की दृष्टि से। राजस्थान में जन घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश राजस्थान में जन घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अपना कौन सा रहने वाला है? यही पूर्वी मैदानी प्रदेश रहेगा। जनघनत्व की बात करें तो यहाँ का जो राजस्थान के जनघनत्व की बात करें तो एवरेज जनघनत्व कितना है? 200 है। कितना है? राजस्थान का औसत जनघनत्व कितना है प्यारे दोस्तों? 200 है। लेकिन इसमें बात करें, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जयपुर का जनघनत्व है वो लगभग 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा भरतपुर की बात करें तो 303 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। जयपुर का कितना हो जाएगा? जयपुर का जो जनघनत्व है वो कितना है? 595। भरतपुर का 503 है। और उसके अलावा दौसा का देखें तो लगभग 476 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र किस में शामिल हो जाएगा? इसी भौतिक प्रदेश में शामिल है। न्यूनतम जनघनत्व वाले भौतिक प्रदेश की बात करें तो कौन सा रहेगा? जो हमने पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर का जनघनत्व लगभग 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और बीकानेर का देखें तो 78 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा बाड़मेर का लगभग 92 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि कितना पाया जाता है? 17, जैसलमेर का रहेगा। अधिकतम कहाँ का है? जयपुर का 595। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लो। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? यह भौतिक प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। यह भौतिक प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। यह भौतिक प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। ये तो हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश की। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां पर एक नोट डाल के आपको लिखना है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र की अगर बात की जाए, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र की अगर बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा रहेगा? घग्गर क्षेत्र। कौन सा? घग्गर क्षेत्र रहेगा। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूछे तो घग्गर क्षेत्र रहेगा। और भौतिक प्रदेश पूछे तो कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश रहेगा। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश रहेगा। ये बात नोट डाल के आपको लिखनी है। एक नोट डाल के और यहां पे पॉइंट लिखना है कि इस भौतिक प्रदेश में चट्टानों का अभाव पाया जाता है। एक पॉइंट और नोट करना है, नोट डाल के लिख लो।
इस भौतिक प्रदेश में चट्टानों का अभाव पाया जाता है। इस भौतिक प्रदेश में चट्टानों का अभाव पाया जाता है। इस भौतिक प्रदेश में चट्टानों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण खनिजों की दृष्टि से यह निर्धन क्षेत्र है। जिसके कारण खनिजों की दृष्टि से यह निर्धन भौतिक प्रदेश है। कैसा है? खनिजों की दृष्टि से निर्धन भौतिक प्रदेश है। यानी कि खनिजों का अभाव पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो क्या देखी हमने यहाँ पर इस भौतिक प्रदेश के बारे में कुछ कॉमन चीजें देखी, जो हमारी कॉमन बातें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आपको नोट करनी है ये 5-7 कॉमन बातें। उसके बाद में इस पूर्वी मैदानी जो प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका विभाजन किया जाता है मोटे मोटे रूप से 3 भागों में। कितने भागों में? पूर्वी मैदानी प्रदेश का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहला रहता है चंबल बेसिन, दूसरा हम बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ते हैं, तीसरे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं माही बेसिन की। ठीक है, तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का विभाजन या वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें और उसके बाद में फिर आपको हेडिंग डालनी है पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारी हेडिंग यहाँ पर क्या रहेगी? पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की हम चर्चा करें तो मोटे तौर पर इसका वर्गीकरण किया गया है 3 मुख्य भागों में। यहां पर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया गया है चंबल बेसिन के रूप में। पहला कौन सा आ जाएगा? चंबल बेसिन। पहला कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन। अगला कौन सा आता है? बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा? बनास बाणगंगा बेसिन। और तीसरा हमारा यहां पर कौन सा रहता है? माही बेसिन। तीसरा कौन सा रहता है? माही बेसिन। तीसरा हमारा क्या रहता है? माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। और ये क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन। इस चंबल बेसिन की बात करें तो इस चंबल बेसिन का उन्हें 2 भागों में विभाजन किया जाता है। यानी कि इस चंबल बेसिन में हम 2 चीज पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं बीहड़ प्रदेश, एक तो हम क्या पढ़ते हैं? बीहड़ प्रदेश। और एक हम यहाँ पर पढ़ते हैं डांग प्रदेश। एक हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? डांग प्रदेश। 2 चीजें हमें पढ़नी है किसमें? चंबल बेसिन में, बीहड़ प्रदेश और डांग प्रदेश। इधर बनास बाणगंगा बेसिन की बात करें तो इस बनास बाणगंगा में हमें 3 चीजें पढ़नी है या 3 और इसके उपविभाजन पढ़ने हैं। पहला कौन सा? रोही का मैदान। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम यहाँ पर? रोही का मैदान। पहला क्या पढ़ेंगे? रोही का मैदान। दूसरा हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। क्या पढ़ते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। और तीसरे की बात करें तो हम यहां पर पढ़ते हैं पीडमांड का मैदान। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं?
पीडमांड का मैदान। और चौथा जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? खैराड़ प्रदेश। चौथा हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं दोस्तों? खैराड़ प्रदेश, या इसे माल खैराड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खैराड़ प्रदेश, या क्या कहते हैं? माल खैराड़। खैराड़ प्रदेश, या इसको माल खैराड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार उप विभाजन हम किस में पढ़ेंगे? बनास बाणगंगा बेसिन में। बनास बाणगंगा बेसिन में। आगे जो हम माही बेसिन में बात करें तो छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वागड़ प्रदेश। माही बेसिन में क्या पढ़ेंगे? छप्पन का मैदान, नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? छप्पन का मैदान, काठल प्रदेश, और तीसरा जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? खैराड़ प्रदेश हमने इधर पढ़ा, कौन सा? बांगड़ प्रदेश। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? बांगड़ प्रदेश। तो ये इस तरीके से इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का संपूर्ण विभाजन किया गया है, इसका कंप्लीट वर्गीकरण किया गया है। यानी कि चंबल बेसिन में दो चीजें हमें पढ़नी है, बीहड़ प्रदेश और क्या? डांग प्रदेश हम पढ़ेंगे। बनास बाणगंगा बेसिन में रोही मैदान, मालपुरा करौली मैदान, पीडमांड का मैदान और खैराड़ प्रदेश हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि चार चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और माही बेसिन में क्या पढ़ेंगे? तीन चीजें, छप्पन का मैदान, काठल प्रदेश और क्या पढ़ेंगे? बांगड़ प्रदेश हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम फ्लो चार्ट आपको बनाना है, आपको याद भी रखना है। इसी तरीके से चीजें तभी जाके आपको आगे समझ में आएंगी। चलो, सबसे पहले आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, चंबल बेसिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? चंबल बेसिन के बारे में। आपको हेडिंग डालनी है क्या? चंबल बेसिन। ये जो हमें पढ़ना है क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन। इस चंबल बेसिन में अभी हमने क्या देखा? क्या दो चीजें हमें पढ़नी है चंबल बेसिन में? एक तो बीहड़ और एक क्या पढ़ेंगे? डांग प्रदेश। एक तो हम पढ़ेंगे बीहड़ और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? डांग प्रदेश। तो हेडिंग डालें चंबल बेसिन। इस चंबल बेसिन के विस्तार की बात करें तो लगभग 3 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है चंबल बेसिन का। कहां पर? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के आसपास। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के आसपास। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के आसपास को क्या पाया जाता है? चंबल बेसिन पाया जाता है। और इस चंबल बेसिन में सबसे पहले हमने क्या देखना है? बीहड़ प्रदेश हम डिस्कस करेंगे। चंबल बेसिन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बीहड़ प्रदेश। चंबल बेसिन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? बीहड़ प्रदेश। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? डांग प्रदेश। तो ये बीहड़ क्या होते हैं? बीहड़ से क्या तात्पर्य है? बीहड़ चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्काद भूमि जहां पर अधिक घने जंगल पाए जाते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। उत्काद भूमि क्या रहेगी? यानी कि पानी के बहाव से वो भूमि कैसी हो जाती है? ऊबड़ खाबड़ या कटी फटी भूमि बन जाती है। उस ऊबड़ खाबड़ भूमि को हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है? चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन द्वारा निर्मित उत्काद भूमि जहां घने जंगल पाए जाते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। तो बीहड़ प्रदेश में आपको क्या लिखना है?
चंबल नदी द्वारा चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित अवनालिका अवनालिका अपर्दन से निर्मित अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्कात भूमि अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्कात भूमि, इस उत्कात से क्या तात्पर्य रहेगा? ऊबड़ खाबड़ भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि, उत्कात भूमि या ऊबड़ खाबड़ भूमि जहां घने जंगल पाए जाते हैं, 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 बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं, बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं या यूं कहें कि बीहड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो बीहड़ से तात्पर्य आपको समझ में आया कि जब चंबल नदी का पानी आएगा, पानी के बहाव से जो वहाँ की भूमि है वो कटी फटी हो जाएगी, उत्कात भूमि बनेगी, और उस कटी फटी भूमि के अंदर घने जंगल पाए जाते हैं, घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? बीहड़ कहलाएगा। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, और बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए, बीहड़ का राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार, बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार ये कहां पर रहेगा? सवाई माधोपुर में। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, आपको याद रखनी है। सर्वाधिक बीहड़ पूछे तो कहां पर? धौलपुर में। और सर्वाधिक बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पूछे, सर्वाधिक विस्तार कहां पर पाया जाएगा? सवाई माधोपुर में। ठीक है, विस्तार कहां पाया जाएगा? सवाई माधोपुर में। तो एक पॉइंट तो हमने देखा क्या? बीहड़ प्रदेश। और सेकंड हम यहां पर चर्चा कर रहे थे किसकी? चंबल बेसिन में हमें क्या पढ़ना है? डांग प्रदेश हमें पढ़ना है। सेकंड हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे? डांग प्रदेश। बीहड़ के बाद में हमें क्या पढ़ना है? डांग प्रदेश। नेक्स्ट हम यहां पर क्या देखेंगे? डांग प्रदेश। इस डांग प्रदेश से क्या तात्पर्य रहेगा? जो अभी हमने बीहड़ क्षेत्र देखा, इस बीहड़ क्षेत्र में उच्च भूमि, ये जो बीहड़ क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, इस बीहड़ क्षेत्र में उच्च भूमि जहां पर डाकू निवास करते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? बीहड़ क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? डांग प्रदेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डांग प्रदेश। इस डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? इस डांग प्रदेश में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। कौन से? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले इस डांग प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो डांग प्रदेश से क्या तात्पर्य हो जाएगा? बीहड़ क्षेत्र में स्थित, बीहड़ क्षेत्र में स्थित डांग प्रदेश क्या हो जाएगा? बीहड़ क्षेत्र में स्थित
बीहड़ क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं, जहां डाकू निवास करते हैं, जहां डाकू निवास करते हैं, डांग प्रदेश कहलाता है। जहां डाकू निवास करते हैं वो क्या कहलाएगा? डांग प्रदेश कहलाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन में कहाँ पे कौन निवास करते हैं? डाकू निवास करते हैं। इसी चंबल बेसिन पर आजकल बहुत सारे जो गैंगस्टर से संबंधित, डाकुओं से संबंधित काफ़ी सारे गाने बनते हैं। आप सुनते भी होंगे कि चंबल का डाकू, और इस तरीके से काफ़ी सारे गाने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो इन्हीं डाकुओं की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डाकू सबसे अधिक कहाँ पर निवास करेंगे? इस चंबल बेसिन में। और चंबल बेसिन में डांग प्रदेश क्या हो जाएगा? ये जो बीहड़ प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, बीहड़ क्षेत्र में उच्च भूमि क्षेत्र जहाँ पर डाकू निवास करते हैं वो क्या कहलाता है? डांग प्रदेश कहलाता है। इस डांग प्रदेश में, ये जो डांग प्रदेश हम देख रहे हैं, इस डांग प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यहाँ पर 2 योजनाएं संचालित हैं, केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की, जो कि आपको याद रखनी है। तो नोट डाल के आपको 2 योजनाओं के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कार्यक्रम कहाँ पर संचालित है या कौन से भौतिक प्रदेश में संचालित है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। या यूँ पूछ सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार का है, ये राज्य सरकार का है। तो आपको नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर। डांग प्रदेश में डांग प्रदेश में डांग प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक डांग प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु विकास हेतु 2 योजनाएं संचालित हैं। डांग क्षेत्र में इनके आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु यहाँ पर 2 योजनाएं संचालित हैं। कौन कौन सी? एक तो हम कहते हैं कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक कौन सी है? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और एक है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक कौन सी है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो दोनों ही योजनाओं के नाम आप सभी को याद रखने हैं। 2 योजनाएं यहां पर संचालित हैं। दोनों योजनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो क्या बताइए? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक योजना तो कौन सी है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की हम बात करें तो ये किसकी योजना है? राज्य सरकार की। यह योजना किसकी है? राज्य सरकार की। एक दूसरी योजना आपको यहां पर याद रखनी है, कंदरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और इस योजना के बारे में आपको याद रखना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। ये कौन सी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो चंबल बेसिन में 3-4 बातें आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा से देखिए, चंबल बेसिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या? इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है, एक तो बीहड़ प्रदेश और एक डांग प्रदेश। ठीक है, इस चंबल बेसिन में का विस्तार की बात करें, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, बीहड़ प्रदेश से क्या तात्पर्य रहेगा कि चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्कात भूमि का निर्माण होता है। और इस उत्कात भूमि में जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाएगा? बीहड़ प्रदेश कहलाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो कहां पर पाए जाएंगे? धौलपुर में। लेकिन
अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो कहां पर, सवाई माधोपुर में। छोटा सा डिफरेंस है दोनों में लैंग्वेज का, आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हमने देखा डांग प्रदेश, और ये डांग प्रदेश क्या होता है कि जो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या, बीहड़ क्षेत्र। इस बीहड़ क्षेत्र में उच्च भूमि जहाँ पर डाकू निवास करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है, डांग प्रदेश कहलाता है। जहाँ पर डाकू निवास करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है, डांग प्रदेश कहलाता है। ठीक है। इस डांग प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु 2 योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं। कौन सी, एक तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक कौन सी, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना है, ये किसकी योजना है, राज्य सरकार की है। और ये कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये योजना किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। तो इतना कुछ याद रखना है आपको, किसमें, चंबल बेसिन में। यहां तक चीज समझ में आई आपके। तो ये चंबल बेसिन हो गया। चंबल बेसिन के बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी, बनास बाणगंगा बेसिन की। चंबल बेसिन के बाद में हमारा कौन सा आएगा, बनास बाणगंगा बेसिन। तो यहां पर बी जो हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, बनास बाणगंगा बेसिन। नेक्स्ट जो आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों, वो क्या डालनी है, बनास बाणगंगा बेसिन। हेडिंग डालें बनास बाणगंगा बेसिन। देखिए, इस बनास बाणगंगा में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रोही का मैदान। बनास बाणगंगा में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रोही का मैदान। फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मालपुरा करौली का मैदान। फिर हम देखेंगे पीडमांड का मैदान। और फिर हम क्या देखते हैं, खैराड़ प्रदेश। ठीक है। कुछ बड़ी चीजें नहीं है, अपने को 2-2 लाइनें चारों में याद रखनी है। ठीक है, 2-2 लाइनें चारों की हैं जो हमें याद रखनी है। तो हेडिंग डालने बनास बाणगंगा बेसिन, और इसमें सबसे पहला जो हमें याद रखना है क्या, रोही का मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन, और इसमें सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, रोही का मैदान। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, रोही का मैदान। और इस रोही के मैदान की बात करें तो 2 बातें आपको याद रखनी है। जयपुर से भरतपुर के मध्य में, जयपुर और भरतपुर के मध्य में बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रोही का मैदान। क्या, जयपुर से भरतपुर के मध्य में बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य का दोआब क्षेत्र क्या कहलाएगा, रोही का मैदान। दोआब से क्या तात्पर्य रहेगा, किन्हीं भी 2 नदियों के मध्य का जो भूभाग है, जो मध्य का क्षेत्र है या मैदानी हिस्सा है, वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। ठीक है। तो रोही के मैदान में क्या याद रखना है, जयपुर से भरतपुर के मध्य, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदियों बाणगंगा व यमुना नदियों के यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित मैदान क्या कहलाएगा, रोही का मैदान में स्थित मैदान। जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित मैदानी क्षेत्र क्या कहलाएगा, स्थित मैदानी क्षेत्र क्या कहलाएगा, रोही का मैदान।
स्थित मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही का मैदान कहलाता है। इस रोही के मैदान की विस्तार की बात करें तो कहां पर रहेगा? जैसे कहां से कहां पर? जयपुर से भरतपुर के मध्य बताया, तो जयपुर से भरतपुर के मध्य एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है, कौन सा? दौसा। तो इसके विस्तार की बात करें तो कहां पर रहेगा? जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा और भरतपुर में इसका विस्तार रहेगा। जयपुर, दौसा और भरतपुर में इसका विस्तार रहेगा। किसका? रोही के मैदान का। रोही का मैदान कौन कौन सी नदियों के मध्य का दोआब क्षेत्र है? बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य का दोआब क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? मालपुरा करौली का मैदान। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? रोही के मैदान के बाद में मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। अगला क्या हो जाएगा? मालपुरा करौली का मैदान। क्या हो जाएगा? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली के मैदान की बात करें तो ये कहां से कहां तक रहेगा? मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से, मालपुरा कहां पे पड़ता है? टोंक में। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य में बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य का दोआब क्षेत्र। कहां से कहां तक? मालपुरा टोंक से मालपुरा टोंक से मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य, बनास व के मध्य बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य का क्षेत्र। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य का क्षेत्र, या फिर यूं कहें कि बनास व बाणगंगा नदियों का दोआब क्षेत्र क्या कहलाएगा? मालपुरा करौली का मैदान कहलाएगा। या यूं कहें कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान। यहां पे एक नोट डाल के लिखो। बनास बेसिन का उत्तरी भाग, बनास बेसिन का, बनास बेसिन का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा मालपुरा करौली का मैदान। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था? कौन सा आएगा? पीडमांड का मैदान। क्या? पीडमांड का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? पीडमांड का मैदान। ठीक है। तो अगली आपको हेडिंग डालनी है यहां तक नोट करने के बाद में, पीडमांड का मैदान। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या रहेगी? पीडमांड का मैदान। 3 नंबर पे हम क्या देखेंगे? पीडमांड का मैदान।
इस पीडमांड के मैदान से क्या तात्पर्य रहेगा, कौन सा क्षेत्र रहेगा पीडमांड का मैदान। तो इसकी बात करें तो जो पीडमांड का मैदान की बात करें तो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र जो कि बनास नदी द्वारा निर्मित है और एक अरावली से अलग पृथक निर्जन क्षेत्र है, पीडमांड का मैदान कहलाता है। किससे निर्मित है, बनास नदी द्वारा तो ये निर्मित है। कहां से कहां तक निर्मित है, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य। यहां पर एक देवरा भील करके जनजाति भी निवास करती है, ठीक है। पीडमांड का मैदान क्या हो जाएगा, पीडमांड का मैदान कहां से कहां तक बताया आपको अभी, देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, देवगढ़ राजसमंद से देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान जो कि कहां पर स्थित है, अरावली से पृथक, अरावली से पृथक यानी कि अरावली से अलग निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं अरावली की नहीं है। अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, पीडमांड का मैदान कहलाता है। निर्जन पहाड़ी क्षेत्र पीडमांड का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई यहां तक। यानी कि इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, इसका विस्तार कहां से कहां तक, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य तो इसका विस्तार है किसका, पीडमांड के मैदान का। निर्माण कौन सी नदी से होता है, बनास नदी द्वारा ये पीडमांड का मैदान निर्मित है। ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन अरावली से अलग पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन कैसा, अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है तो पहाड़ी इलाके में लेकिन अरावली की पहाड़ियां नहीं है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या कहलाएगा, पीडमांड का मैदान कहलाएगा। पीडमांड के मैदान के बाद में 4 नंबर पे जो हमारा आता है खैराड़ प्रदेश। 4 नंबर पे हमारा क्या बचेगा, खैराड़ प्रदेश। चार नंबर पे हमारा क्या बचेगा, खैराड़ प्रदेश। और इस खैराड़ प्रदेश की हम बात करें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक रहेगा, खैराड़ प्रदेश। इस खैराड़ प्रदेश की बात करें तो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, ये कहां से कहां तक, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, तो ये भी बनास नदी द्वारा निर्मित है, बनास नदी द्वारा निर्मित, बनास नदी द्वारा निर्मित। बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाएगा, खैराड़ प्रदेश कहलाएगा। कहां से कहां तक है, दो बातें आपको याद रखनी है, कहां से कहां तक, जहाजपुर भीलवाड़ा से कहां तक इसका विस्तार है, टोंक तक इसका विस्तार है। कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, ये भी बनास नदी द्वारा निर्मित है। कौन सा, खैराड़ प्रदेश। यहां पर पीडमांड के मैदान की बात कर रहे हैं तो ये पीडमांड का मैदान भी किस नदी से निर्मित है, बनास नदी से निर्मित है। ठीक है, यानी कि जो बनास नदी है, इस बनास नदी का जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा, खैराड़ प्रदेश कहलाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि इस बनास नदी का
बनास नदी का दक्षिणी भाग ही क्या कहलाता है? खैराड़ प्रदेश कहलाता है। बनास नदी का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? खैराड़ प्रदेश। बनास नदी का दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? खैराड़ प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? पीडमांड का मैदान। इसके बाद में जो हमारा ये एक लास्ट पॉइंट जो अपना बचेगा वो क्या बचेगा? चंबल बेसिन हमने पढ़ लिया, बनास बाणगंगा बेसिन हमने पढ़ लिया। लास्ट हमारा जो बचता है 3 नंबर पे सी, कौन सा? माही बेसिन। इस माही बेसिन में 3 चीजें हमें पढ़नी है, छप्पन का मैदान, कांठल प्रदेश और कौन सा? वांगड़ प्रदेश। तो ठीक है, तो यहां तक एक बार आप नोट कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।